नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। दिन भर की भागम भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं और खबरों की भीड़ में खबरें होती हैं जरा हटके। तो खबरें जरा हटके में आज हम बात करेंगे उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर को स्वर्ण मंदिर का लुक देने की तैयारी। देखेंगे बाबा महाकाल की शाही सवारी, 3 साल की उम्र में अचूक निशाना, साथ ही आजादी के 7 दशक बाद भी उस गांव में क्यों नहीं पहुंचता विकास। जुगाड़ का पुल कभी भी ले सकता है जान। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर को जल्द ही स्वर्ण मंदिर का लुक देने की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो साल 2028 के पहले बाबा का मंदिर भी स्वर्ण मंदिर की शक्ल ले लेगा। उज्जैन से आशीष निगम की ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के बड़े मंदिरों सोमनाथ, तिरुपति बालाजी और शिरडी के मंदिर की तरह अब उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी सोने से जगमगाने वाला है। मंदिर का शिखर और गर्भगृह को करीब 250 किलो सोने से जड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी महाकाल मंदिर के शिखर को स्वर्ण से जड़ा गया था और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस शिखर के लिए सोना दान किया था। अब उज्जैन और मुंबई के 2 व्यापारियों ने महाकाल मंदिर के शिखर और गर्भगृह को सोने से बनाने का बीड़ा उठाया है। वो जो अभी हमारा यजमान आया था तो उनने कहा कि भाई पंडित जी अपने को जैसे सोमनाथ में पूरा स्वर्ण मंदिर उसने कराया, बद्रीनाथ में कराया, सिद्धि विनायक में कराया, तो उनकी महाकाल में भी कराने की इच्छा थी। और तो मैंने क्या कहा भाई अच्छा है, तो ये योजना दिमाग में आई और उनने अभी शुरुआत भी हुई है। अभी तो अनुमति लेना है और प्रशासन को सब कुछ करना है, वो सब अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये काम मेरी ये इच्छा है कि 2028 के कुंभ के पहले ये कार्य पूरा हो जाए। क्या क्या होगा और गर्भगृह से लगा के तो पूरा महाकालेश्वर मंदिर स्वर्ण मंडित करने की भगवान की प्रेरणा से ये काम करने की इच्छा है। शिखर में पूरा स्वर्ण मंडित। कितना सोना लगेगा उसमें? नहीं, ये अभी हाल 2-3 साल से वो लोग आ रहे हैं यहाँ लगातार। मंदिर को सोने से सजाने के लिए 2028 तक का समय रखा गया है। इसके लिए रूपरेखा भी बना ली गई है और कारीगरों को भेजकर एस्टिमेट भी तैयार करा लिया गया है। इस पूरे काम में करीब 250 किलो सोना लग सकता है, जिसमें से 200 किलो सोना शिखर पर और 50 किलो सोना गर्भगृह में लगेगा। देखिए अब ये हो सकता है जनवरी फरवरी में या शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वो आ जाए और शुरुआत कुछ कर दे, है ना। मेरी ये इच्छा है कि महाशिवरात्रि के आसपास वो आके कुछ घोषणा कर दे। या उज्जैन के भी एक आदमी, एक भक्त समाज सेवी है, वो सबसे पहले सोना 1.25 किलो देने की हाँ करी होती महाकालेश्वर के आशीर्वाद से। तो ये भगवान चाहेगा तो होला करेगा। ये बीकानेर से पूरी पार्टी है ये, और भगवान चाहेगा तो बीकानेर वाले भी कुछ कर देंगे, करेंगे। महाकाल मंदिर समिति को ये प्रस्ताव जल्दी भेजने की बात कही जा रही है, जिसे उज्जैन कलेक्टर की अंतिम मुहर लगते ही स्वर्ण शिखरों का काम शुरू हो जाएगा। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। श्रावण भादो मास के पहले सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल की सवारी में खास बैंड की व्यवस्था की गई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। भादो मास में सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल की पहली सवारी निकाली गई। श्रावण भादो मास के क्रम में ये भगवान महाकाल की 6ठी सवारी है। इसके बाद अगली और इस साल की आखिरी शाही सवारी 17 अगस्त को निकाली जाएगी। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर की हर साल सावन सोमवार और भादो माह के 2 सोमवार को सवारी निकालने की परंपरा है। हर साल की तरह इस साल भी भादो के 2 सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली गई। सोमवार को ही शाही ठाट बाट के साथ अवंतिका नाथ का नगर भ्रमण शुरू हुआ।
भगवान महाकाल चांदी की पालकी में मनमहेश व हाथी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। परंपरा अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने भगवान महाकाल के मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर रूप का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। बाबा की सवारी के स्वागत में एक भव्य रंगोली भी बनाई गई थी। भाद्रपद मास की पहली सवारी है बाबा महाकाल की। बाबा पूरे आन बान शान के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। चंद्रमौलेश्वर और मनमहेश के स्वरूप में बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं। कोरोना काल होने के कारण राज्य और केंद्र शासन की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और बाबा महाकाल की सवारी शिप्रा मैया किनारे होते हुए पुनः बाबा महाकाल के दरबार में आएगी। मान्यता है कि भगवान खुद पालकी में बैठकर अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा की सवारी बड़ा गणेश, हरसिद्धि चौराहा, सिद्ध आश्रम के सामने से होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंचती है, जहां पुजारी भगवान महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। जिसके बाद सवारी फिर से हरसिद्धिपाल शक्तिपीठ होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार सवारी में कई बदलाव किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। ऑनलाइन ही सवारी के दर्शन की व्यवस्था की गई थी। 17 अगस्त को निकलने वाली शाही सवारी में गोपाल मंदिर पर हरिहर मिलन हो सकता है। रविवार को ही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शाही सवारी को परंपरागत मार्ग से निकालने की मांग की है। श्रावण भादो मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी हर साल गोपाल मंदिर के सामने से होकर गुजरती है। गोपाल मंदिर के मुख्य द्वार पर पुजारी भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। इसे हरिहर मिलन कहा जाता है। बता दें, इस बार कोरोना संक्रमण के चलते महाकाल की सवारी नए मार्ग से निकाली गई। ऐसे में बीती 5 सवारियों में हरि और हर का मिलन नहीं हो पाया है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। हर साल द्वारका और मथुरा की जन्माष्टमी देखते ही बनती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं होगा। इस बार गुजरात के द्वारकाधीश धाम में बिन भक्तों के ही जन्माष्टमी मनने वाली है। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। द्वारका को 4 धामों में एक तथा 7 पुरियों में एक पुरी के रूप में जाना जाता है। सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाले यहाँ के मंदिर इस जगह की खास पहचान है। यहाँ भगवान शिव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तजन इस जगह पर आना नहीं भूलते। इस बार भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव मनाने की तैयारी है, जिसके लिए मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर रोशनी से जगमगा उठा है, लेकिन आज से भक्तों के लिए द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर 4 दिन तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इतिहास में ये पहला मौका है जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मंदिरों में बिना भक्तों के मनाया जाएगा। मंदिरों में सिर्फ पुजारियों की मौजूदगी में सारी परंपराएं पूरी की जाएंगी। इस बार मंदिरों की बजाय भक्त ऑनलाइन या चैनल पर लाइव प्रसारण के जरिए भगवान का जन्मोत्सव देख पाएंगे। मथुरा में 3 दिन के लिए मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक लग गई है। द्वारका में खाली मंदिर में ही जन्माष्टमी मनेगी। प्रतिभा किसी व्यक्ति अथवा धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती और ना ही इसे लेकर उम्र की सीमा होती है। इसलिए तो छोटी उम्र के बच्चे भी ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाता है। रायसेन से ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये साबित कर रहा है रायसेन का एक 3 साल का बच्चा। 3 साल का आरव अचूक निशानेबाज है। अपनी इस छोटी सी उम्र में ये बच्चा ठीक से पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाता, लेकिन निशाना ऐसा लगाता है कि देखने वाला देखता रह जाए। बच्चे के पिता का कहना है कि आरव ने अपने आप ही निशाना लगाना शुरू कर दिया। वो किसी भी सामान को बंदूक बनाकर निशाना साधने की कोशिश करता है और उसकी यही आदत उसका अचूक निशाना बन गई। कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं एक गन लेके आया हूँ और मैंने उसको खेलने के लिए दी है, तो उससे वो कुछ ऐसे असाधारण निशाने साध रहा था। तो हम लोगों ने, मैंने और मेरी पत्नी ने, हम दोनों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उसके निशाने लगवाना शुरू किया, जो कि आश्चर्यचकित करने वाले थे।
वो लगभग सभी निशाने अपने लक्ष्य पे साध रहा था। बिना किसी प्रैक्टिस के इस तरह के देख करके उसके जो निशाने हैं वो देख करके हम लोग पूरा घर स्तब्ध है, सभी लोग। अब हम लोगों ने उसकी रुचि के अनुसार, वो अक्सर जो है किसी भी चीज़ को गन बना के खेलता है, टीवी का रिमोट हो, खिलौने हो, कुछ भी हो, गन की स्टाइल में पकड़ लेता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि उसको आगे ट्रेनिंग के लिए हम लोग इसी फील्ड में आगे ले जाएंगे। बच्चे की इस प्रतिभा से माता पिता भी परेशान हैं। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनका बच्चा ये सब कैसे करने लगा। बच्चे का प्रतिभा जो देखी वो एक मनमोहक प्रतिभा है और खिलाड़ियों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए भी है कि उस बच्चे की अभी से इस खेल में इतनी रुचि है। मैंने उस छोटे बच्चे की वीडियो देखा कि वो प्लास्टिक की बंदूक से निशाना साध रहा है और उसकी उम्र अभी केवल 3 साल है। अगर वो इसी तरह का अभ्यास करता रहे तो उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा। हो सकता है भारत के लिए वो ओलंपिक में भी पदक दिलाए। मैं ऐसा कामना करता हूँ कि वो अच्छा खिलाड़ी बने और उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। अभी उसकी उम्र बहुत कम है और वो बहुत अच्छा अभ्यास के साथ देखा जाए तो अगर उसे सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाए तो उसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आरव करीब 6 फीट की दूरी से सटीक निशाना लगा लेता है। उसकी इस प्रतिभा से उसके परिवार वाले भी अचरज में हैं। बच्चे के परिजनों ने तय किया है कि वो उनके बेटे आरव को आगे नेशनल शूटिंग एकेडमी में प्रवेश दिलाकर शूटिंग के क्षेत्र में ही उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करेंगे। देवराज दुबे, न्यूज़ 18 रायसेन। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आजादी के 7 दशक बाद भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। आदिवासियों के गांवों में पहुंचने को सड़क तक नहीं है और तो और इस गांव के लोग बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं। अगर जिंदगी इसको कहते हैं तो फिर बेबसी की तस्वीरें कैसी होंगी? अगर जीना इसे कहते हैं तो तड़पने की तस्वीरें कैसी होंगी? जिस पानी से आप हाथ धोना भी गवारा नहीं करते होंगे साहब, ये बेबसी के मारे आदिवासी बेचारे इन्हें हलक के नीचे उतारते हैं। नदी के इस गंदे पानी के लिए भी मीलों का सफर तय करते हैं। दावे तो आप बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आपने इनकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी है। आजादी के 73 साल बाद पीने का साफ पानी तक मयस्सर नहीं करा पाए। जिंदगी इनकी क्या खाक बदलेंगे आप? गाँव डुडू को ना कौनच का सुविधा नहीं कौनच का सुविधा नहीं है। पानी कर हो ना सड़क डगर कर हो झरिया नाला कर जो पियो तो हम पानी हमें नाला झड़कर पानी के पीते हैं। हम बीमारी धरत जो न है से करब तब अखन बढ़िया पानी तो हमके मिलते नहीं है। स्थानीय भाषा में ये आदिवासी महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं। शब्दों से आप समझ भी गए होंगे। नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, बीमारी का खतरा मंडराता है। रोजाना सुबह घर से मीलों दूर नाले का पानी लाने के लिए जतन करना पड़ता है। पानी कर हम परेशान ना सब जात कर है। बिजली होनी है ना कहीं चिनी हमटने गाड़ी ना घोड़ा कोनो कर साधन नहीं है। रोड ना कहीं चिनी हमटने पानी हम नाला करला पीथन झरिया करला होल जुन बीमारी किसे कर भी हो सब मौसम में ही होल जुन गर्मी जुकुर मन बीमार वहाँ तो पतरंगा गिर रहे लोग के छीथन ले पीथन वहाँ कीड़ा मन हाई रहल का हो रहल पी देथन ले होल जुन बीमारी। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर बागीचा विकास प्रखंड के आश्रित ग्राम डुहडुह कोना में कुल 42 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर परिवार विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय के। इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, लेकिन गांव के विकास के बारे में बात करें तो इस गांव में पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं, पगडंडियों के सहारे घने जंगलों के बीच गांव तक 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। विकास के नाम पर एक खंडहर नुमा स्कूल भवन और एक आंगनबाड़ी केंद्र है। डुहडू कोना गांव में
रोड भी नहीं है और बिजली नहीं है और पानी की साधन नहीं है, नाला का पानी पीते हैं और बिजली की कमज़ोर में सांप काट देता है और मर भी जा रहे हैं और चलने उलने के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ में अकेला भी चल के आ जाते हैं और कोई साधन नहीं है। हैंडपंप की बात तो छोड़ दीजिए, गांव में एक पक्का कुआं तक नहीं है। पूरे प्रदेश के हर टोले पारे मजरे में बिजली पहुंचाने की घोषणाएं सालों से होती आ रही हैं, लेकिन इस गांव में बिजली कब पहुंचेगी किसी को पता नहीं। इन बेबस आदिवासियों के हालात से सांसद, नेता, मंत्री से लेकर अधिकारी तक सब वाकिफ हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त इनकी याद आती है, लेकिन बाकी दिन तो सियासी बयानबाजी होती है। बिजली, रोड, पानी पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन कांग्रेस सरकार 70 साल में तो नहीं किया है। और लेकिन आज बीजेपी 15 साल रही, लेकिन कोई कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है, अभी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए। पहले तो 15 साल बीजेपी सरकार था और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज तक उस दुरुस्त एरिया का वो लोग विकास ही नहीं किए, क्योंकि वहाँ पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं और वहाँ आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। वो मेरा चुनावी क्षेत्र रहा है और वो पहुँचविहीन एरिया है, तो मैं भरसक प्रयास करूँगी कि फिलहाल के लिए तो अभी वहाँ पहली प्राथमिकता रोड है, तो ये अपना जिला पंचायत परिषद में बैठ के सीओ साहब से चर्चा करके सबसे पहले तो रोड को सैंक्शन करने का प्रयास करेंगे। माननीय पंचायत मंत्री जी के यहाँ से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें ऐसे ग्राम जहाँ सड़क पुल पुलिया नहीं है, वह ग्राम पहुँचविहीन है, उसका प्रस्ताव मांगा गया है। मेरे द्वारा यह प्रस्ताव तत्काल भेजा जा रहा है और उम्मीद है कि इस ग्राम में भी सड़क और पुलिया बन जाए। सांसद, महामंत्री, पंचायत सदस्य और सीईओ सभी को आपने बारी बारी से एक साथ सुन लिया, लेकिन सिर्फ सियासत, एक दूसरे पर आरोप और खोखले वादों और दावों के सिवा आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। आजादी के 73 साल बाद इनकी किस्मत में इन्होंने बेबसी लिख दी है, क्योंकि हालात बदलने का फैसला कागजों पर ही कर रहे हैं। अगर खोखले वादे ही करने हैं तो बंद क्यों नहीं कर देते साहब आदिवासी कल्याण के दफ्तर? अगर झूठे दिलासे ही देने हैं तो आदिवासी कल्याण के दावों की ढोल क्यों पीटते हो? सवाल हजार हैं, लेकिन सब ने मुंह पर खामोशी की चादर लपेट रखी है और ये आदिवासी बेचारे भगवान भरोसे बस जिए जा रहे हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। आदिवासी दिवस पर बीजापुर के आदिवासियों का दर्द भी देख लीजिए। 150 आदिवासियों वाले इस गांव में आने जाने के लिए सड़क तो छोड़ दीजिए, एक ढंग की पुलिया तक नहीं है। जुगाड़ से बने लकड़ी के इस करीब करीब टूट चुके पुल को पार करना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन मूसालूर ग्राम पंचायत के टोकेपारा के ये आदिवासी रोजाना मौत का यूं ही सामना करते हुए इस पुलिया से गुजरते हैं। करे भी तो क्या करें, 150 आदिवासियों की आबादी वाले इस गांव के लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजाना इसी पुल से गुजरना इनकी मजबूरी है। महिला, बच्चे, बूढ़े या नौजवान सभी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से होकर गुजरते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल इसी टूटी पुलिया से गुजरती है। थोड़ी सी चूक हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिक्र किसे है? सब कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। डर तो रहता है सर। कैसा डर रहता है? जैसे कि अचानक पुलिया टूट जाएगा, लकड़ी का पुलिया है, वो लकड़ी लगा के 2 साल हो गया, लकड़ी सड़ भी गया। दरअसल आदिवासियों के लिए मुसीबत सिंचाई विभाग ने खड़ी की है। उसने तालाब तो बना दिया, लेकिन गांव वालों के लिए जो आने जाने का रास्ता था उसका ख्याल नहीं रखा। न तो तालाब और डबरी के बीच आने जाने के लिए जगह छोड़ी और न ही कोई पक्का पुल बनाया। तालाब तो भर गया था, आने जाने की तो मुश्किल ही जा रही है। वो लकड़ी का पुलिया कौन बनाया है? ये पारा वाले बना है सर।
तालाब निर्माण के बाद बरसाती नाले का उफान पहले से दोगुना बढ़ गया तो ग्रामीणों ने किसी तरह देसी जुगाड़ लगाकर 7 मीटर लंबे लकड़ी के पुल का निर्माण किया, लेकिन 1 साल पहले बने इस पुल की लकड़ियां अब धीरे धीरे सड़ने लगी हैं। मैंने अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बात लाया था, लेकिन अभी तक इस कारण नहीं हुआ कि सीधा बरसात पहुंच चुका है। बरसात के बाद हमारे विधायक ने आश्वासन दिया है कि उस पुल का निर्माण किया जाएगा। लकड़ी के बने इस पुल को पार करते वक्त ग्रामीण अनहोनी की आशंका से खौफजदा रहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि लकड़ी के बने इस पुल को पार करेंगे तभी ये जिला मुख्यालय या ग्राम पंचायत मुख्यालय तक पहुंचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। ग्रामीण पिछले 1 साल से लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस लकड़ी के पुल की जगह पे पक्के पुल की मांग कर रहे हैं, मगर जिम्मेदारों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मात्र ही मिल रहा है। बड़ा सवाल कि प्रशासन को या फिर सरकार में बैठे नुमाइंदों को कहीं कोई बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18, बीजापुर। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।